नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी में बदलाव को लेकर कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें युवाओं को पार्टी का 50% प्रतिनिधित्व देने का फैसला लिया गया। तो एक परिवार एक टिकट का प्लान भी रखा गया। इसके साथ ही इस चिंतन शिविर में पार्टी में कई बड़े फैसले और लिए गए, लेकिन उसे जमीन पर उतारना पार्टी के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस के चिंतन शिविर के क्या मायने थे? क्या कांग्रेस ने जो सोचकर, जो मानकर चिंतन शिविर रखा था, वह उद्देश्य पूरे हो पाए हैं, या फिर जैसा कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जो स्थिति चिंतन से पहले थी वही स्थिति चिंतन के बाद भी नजर आने वाली है, क्योंकि जिन बड़े बदलावों की तरफ इशारा किया जा रहा था, ध्यान लगाया जा रहा था, वो कुछ बड़े फैसले देखने को नहीं मिले। सोनिया गांधी ने कहा कि ढांचागत बदलाव बहुत सारे करने होंगे, लेकिन ढांचागत बदलाव होंगे कैसे, सवाल यहां पर भी खड़े होते हैं। बात हम करेंगे इस पूरे विषय के ऊपर, बारीकी से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उनका परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा देखिए, पूरे मुद्दे को एक बार समझ लीजिए। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने भविष्य के लिए कई फैसलों पर मुहर लगाई। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद राजस्थान की राजनीति और संगठन में बदलाव की कवायदें अब असर दिखाना भी शुरू कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में ये बदलाव प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक किया जा सकता है। वहीं चिंतन शिविर में पार्टी ने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर मुहर लगाई है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर तक होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस राजनीति में आने का नया रास्ता तलाशने लगी है। चिंतन शिविर में कांग्रेस नेताओं ने युवाओं से जुड़े ग्रुप की सिफारिशों में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र तय करने का भी सुझाव रखा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा से लेकर सभी चुने हुए पदों पर एक रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय की जानी चाहिए। पार्टी को उम्रदराज नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहिए। बुजुर्ग नेताओं से पार्टी का संगठन मजबूत करने की सलाह लेने को भी कहा गया है। पार्टी की कमान अब 50 साल के कम उम्र के युवाओं को दी जाए। युवाओं को सत्ता और संगठन में 50% की भागीदारी भी दी जाए। चिंतन शिविर में अपने ही नेताओं के उठते विरोधी सुरों को देखकर लगता है कि चिंतन के बाद कांग्रेस की बुद्धि और ज्यादा उलझती जा रही है। कांग्रेस के लिए युवाओं और बुजुर्ग नेताओं को साधना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये काफी सारे सवाल हैं जो चिंतन शिविर के बाद से उठने खड़े हुए हैं। चिंतन शिविर में कहा गया है कि पार्टी का फोकस जो है वो युवाओं को नेतृत्व देने पर होना चाहिए और देश को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने पर भी फोकस देने की बात कही गई है। नवसंकल्प शिविर में पार्टी ने देशव्यापी पदयात्रा निकालने, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, एक व्यक्ति एक पद नियम लागू करने, मंडल कांग्रेस समितियों का गठन करने और संगठन में खाली पदों को समय पर भरने का भी फैसला किया है। इसके अलावा पार्टी में युवाओं को 50% आरक्षण देना भी तय किया गया है। हालांकि कुछ बातें भी हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। चिंतन शिविर में यह कहा गया कि पार्टी को सत्ता के करीब आने के लिए प्रभावशाली गठबंधनों की जरूरत नहीं है। उल्टा क्षेत्रीय दलों को निशाने पर लिया राहुल गांधी ने। काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, काफी सारे बिंदु हैं, बात करते हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं परिचय आपका करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से वंदना पोपली हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। केवल जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं जी। 3 दिन का चिंतन शिविर हो गया है पूरा, उसके बाद विश्लेषण होने शुरू हुए हैं उन तमाम फैसलों के, उन तमाम बिंदुओं के जो वहां पर डिस्कशन हुए, अलग अलग
ग्रुप्स बनाए गए, अलग अलग नेता उसके अंदर रहे, सबने अपनी अपनी बातें रखी। राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट से मैं अपने आज के डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस अपने दम पर देश में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। सवाल है सर, कैसे? देखिए, जिस तरह से चिंतन शिविर होता है उसके अंदर जो कांग्रेस के जितने भी लोग जाते हैं, वरिष्ठ लोग भी जाते हैं, उसमें वो सभी लोग इस बात पे बातचीत रखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, किस तरह से लोगों के बीच में पार्टी अपनी बात रखे, किस तरह से अपना जो कांग्रेस का जो बहुत बड़ा जो समुद्र जैसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उनको किस तरह से सभी को एक सूत्र में पिरोया जाए, किस तरीके से कांग्रेस को एकत्र करके किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या ओपोजिशन के दल है उनको उनकी जो कारगुजारियां हैं जिससे देश का सिस्टम खराब हुआ, किस तरह से उसको उजागर करके लोगों के बीच में मैसेज दिया जाए, ये सारी चीज का चिंतन शिविर हुआ। और 13 से 15 तक सारी बातचीत भी हुई और संगठनात्मक जो हर स्टेट के अंदर बातचीत है, संगठनात्मक जो कांग्रेस का जुड़ाव उसको भी एक तरह से पिरोया जाए और सारे कांग्रेस जन एक होकर जो पार्टी के अंदर ब्लॉक्स बनने हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस बननी है, जिस तरह से हर एक इलाके में बीजेपी के कुरीतियां, बीजेपी के गलत काम, महंगाई के मुद्दे, सबको एक मुश्त इकट्ठा उठाया जाए, इस बातचीत को लेकर एक सारा मंथन हुआ। उसके बीच में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, हर एक आदमी को अपनी जो दिक्कत थी वो सारी दिक्कतें सबने अपनी अपनी बात रखी और उसके ऊपर फिर कांग्रेस पार्टी विचार करके उसके लिए फिर अल्टीमेटली लोगों के बीच में क्या क्या चीज लेके जाए। केवल जी, मेरा सवाल वही है, आप क्षेत्रीय दलों को कैसे नकारेंगे सर? दिल्ली में कभी आप अरविंद केजरीवाल के साथ सहयोगी पार्टी बनाते हैं, उसे गठबंधन में जाते हैं, कभी आप अखिलेश के पास जाते हैं, कभी आप तेजस्वी यादव के पास बिहार में जाते हैं, अभी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर शिवसेना के साथ सरकार चल रही है महाविकास अघाड़ी की, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को हटा करके हम मजबूत विकल्प बनेंगे। वही मैं पूछ रहा हूं, कैसे? जहां तक क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट कांग्रेस के साथ ही बांटकर जो क्षेत्रीय दल ऊपर आए या पनपे या बड़े हुए, तो कांग्रेस की जो एक पार्टी के लोगों के सुझाव थे जो सभी में आपस में रखे गए, उसमें ये चर्चा में आया कि क्षेत्रीय दल जो है जिसके साथ हमने गठबंधन किया उसने कांग्रेस के साथ धोखा किया, तो उन क्षेत्रीय दलों को जिन्होंने धोखा किया उन लोगों को बाहर रखा जाए, ये बातचीत चर्चा में थी। और उन लोगों ने जिस तरह से जो लोग धोखा कर रहे हैं, जो लोग संगठन, उन लोगों को अगर हम अलग करते हैं अपने से, तो हम लोग उसमें एकला चलो की नीति लेके चले, तो उसके अंदर हम उस स्टेट के अंदर अपना जो है नहीं, लेकिन जिन राज्यों के अंदर धरातल है ही नहीं कांग्रेस पार्टी का, जो आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी सर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कांग्रेस पार्टी की। 180 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं विधानसभाओं की अगर बात करूं जहां पर 0 है, तो वहां पर तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और आप कह रहे हैं मैं डिपेंडेंट होना ही नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां और नाराज हो रही हैं आपसे। देखिए, मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं, जहां पे हम है नहीं वहां पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता बने, ब्लॉक बने, डिस्ट्रिक्ट बने, उसके अंदर हमारे कांग्रेस कर्ता जुड़े, हम अपने सभी लोगों को पूरे देश के अंदर दोबारा से जोड़ने की प्रक्रिया में, और जब सारे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हमारे सारे लोग जुड़ जाएंगे तो हम वहां पे स्ट्रेंथ में भी आ जाएंगे। अब मैं एक कमेंट लड़ाई योग्य भी आ जाएंगे। अब मैं तो ये सिस्टम करने की ठीक है, मैं अब एक बार सबके पास आ रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। वंदना जी, आपके पास आ रहा हूं। वो कम से कम इतना तो मान रहे हैं आप कि एक बार फिर से जोड़ने की प्रक्रिया में, यानी कि टूटा हुआ मान चुके हैं, देश को फिर से पार्टी के साथ जोड़ना। जिस स्टेट में हमारा संगठन कमजोर हुआ है उस स्टेट की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं भी उसी स्टेट की बात कर रहा हूं सर, पूरे देश की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। चिंतन शिविर में ये कहा भी गया है कि पार्टी का फोकस जो है वो नेतृत्व में युवाओं को जगह देना और देश को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने पर होने वाला है, यानी कि देश
कांग्रेस पार्टी अभी लोगों से टूटा हुआ महसूस कर रही है और ये कंपीट कर रहे हैं वंदना जी आपके साथ। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का टूल है वो लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने का जो जरिया है, हम भाजपा से बेहतर उसे बनाकर, डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया लेकिन कंपेयर किया गया, बेहतर उसे बनाकर दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले केवल धिंगड़ा जी से अनुरोध है कि वो दूसरे के बीच में जरूर बोलते हैं, मेरी बात पूरी होने दें और मैं उनके बीच में नहीं बोलती और ना ही बोलूंगी। जस्टिफाई नहीं कर पाए। उनकी पार्टी कह रही है कि हम क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं चलेंगे, कह रहे जो हमें धोखा देगा हम उनके साथ नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी की बात को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे और क्या करेंगे। यहाँ तक चिंतन शिविर है तो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ आता है, जो पूरा 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर था। पहला स्टेप ये था कि राहुल गांधी को किसी तरह से अध्यक्ष बना दिया जाए। जो भी ट्रेन में चढ़े, जो कांग्रेसी ट्रेन में चढ़े, उनके हाथ में पर्ची थमा दी गई कि जब भी अध्यक्ष का नाम आए तो राहुल राहुल चिल्लाना है, और जिसने मना किया उसको बोला कि आप उतर ही जाओ। ये वाली कंडीशन थी। और मैं ये मानती हूँ कि जो माता जी हैं, जो सोनिया गांधी जी हैं, वो कह रही है कि चाहे जितने भी मैनेजर बदल दो, चाहे जितने भी एम्प्लॉय बदल दो, मेरे छोरे को गिनती नहीं आती लेकिन गल्ला वही संभालेगा। तो इन टोटल यहाँ पर मुझे यही दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं एक फोकस था कि अपने परिवार की तरफ वापस, परिवार में राहुल गांधी को वापस लाने की बात की जाए। बाकी सब चीजें तो बेमानी थी, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सोचते थे कि कोई एक बड़ी पॉलिसी की बात करेंगे। यहाँ पर विपक्षी दल है, पूरा देश नजरें टिकाए हुआ था कि शायद ये कुछ अपनी जो करतूतें इन्होंने किए, जो कारनामे किए हैं, उनसे कहीं दूर आकर निकलेंगे। आप अभी सोशल मीडिया की चित्र कर, सोशल मीडिया में बात को तभी रखा जाएगा कहीं उसके पीछे विचारधारा हो। यानी आप चाहती हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने कांग्रेस के? हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी बने रहे अध्यक्ष, ताकि लोगों को उनको पता चले कि किस तरह की इनकी विचारधारा है, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के घूमते हैं। हालांकि ये कहा गया कि जो 50 साल से नीचे के युवा हैं वही संभाले पार्टी को, तो रेहान तो अभी छोटे हैं, राहुल गांधी 50, चलिए उनको युवा मानते हैं तो मानते रहे, फर्क नहीं पड़ता। तो परिवार की राजनीति से जो दूर हम रहने की बात है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। इनको परिवार के अलावा कुछ पूछता नहीं है, तो ये परिवार के बारे में सोचे, पार्टी के बारे में वो कभी ना इन्होंने सोचा है ना आगे भी कभी सोचेंगे। जब पार्टी के बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में सोचेंगे। तो आज आप देखेंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है, जनता को दिख रहा है। आप सोशल मीडिया पे कितना भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है, सबको दिख रहा है कि किस तरह से देश का गौरव बढ़ रहा है, किस तरह से देश उन्नति की तरफ जा रहा है। तो सोशल मीडिया का टूल जितने मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए, टूल के लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी ठीक है, मैं थोड़ा राज्य के परिप्रेक्ष्य में लेकर आता हूं बात। रेडू साहब, मैं आपके पास आता हूं। अभी राज्यसभा की चुनाव होने हैं, 2 सीटें हैं। एक सीट भाजपा मान रही है कि हम निकाल लेंगे, एक सीट कांग्रेस भी मान रही है कि हम निकाल लेंगे। हालांकि 31 सीटें हैं कांग्रेस के पास अभी। अब लगा तो ये था कि चुनाव होंगे, दल अपने आप को मजबूत करेंगे, लेकिन आज 6-7 नाम इस तरह के सामने आए कि उसमें भी गुटबाजी कांग्रेस के हिसाब से देखने को मिली। हालांकि सवाल मुझे केवल जी से करना चाहिए, लेकिन मैं एक बार आपकी राय लेता हूं, राजकुमार जी की राय लूंगा, फिर यही सवाल लेकर मैं केवल जी के पास भी आऊंगा। सवाल सर यहां पर यह है कि अंदर की फाट जो है रेडू साहब, वो कैसे संतुलन करेगी कांग्रेस पार्टी? चिंतन शिविर के बाद की परिस्थिति भी आज की तारीख में प्रदेश के अंदर वैसी भी है। क्या चिंतन शिविर ने हुड्डा गुट और शैलजा गुट को एक कर दिया? क्या चिंतन शिविर से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी खत्म हो गई है? बात तो वही की वही है। सवाल वही की वही है। और जिस प्रकार से 2 चुनाव अभी राज्यसभा के होने हैं जून जुलाई में, उसमें भी इनकी फूट कहीं ना कहीं, जो अभी अपने उदय भान जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था और अंदरूनी का एक एग्रीमेंट इन्होंने मान लिया था कि ऐसे ऐसे हम राज्यसभा में, शैलजा जी का था या एक दौर पे, तो वो सारा का सारा इनको प्रेसिडेंट बना करके इस बात को दबाने का था कि ताकि एकता न बन जाए। लेकिन इनमें एकता बिल्कुल भी नहीं बनी है, किसी भी प्रकार से नहीं बनी है। अब मैं चिंतन शिविर की बात करता हूँ। देखिए 3 दिन तक इन्होंने चिंतन शिविर किया राजस्थान में, वहां पर इनकी सरकार भी थी। और वहां की केवल राजस्थान की सरकार की मैं बात करूं तो वहां भी आज जो गहलोत जी हैं, तो गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। उस मुद्दे पर भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं केशव भी कहना चाहूंगा कि चिंतन शिविर से खास करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो बड़ी उम्मीद लगाई बैठी थी कि चिंतन में कुछ चिंता कुछ उभरेंगी और उनका समाधान भी जरूर निकलेगा। इस चिंतन शिविर से हमें ये उम्मीद थी
कि समाज के बारे में, देश के बारे में कुछ ना कुछ बड़ी बात पर चिंतन होगा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि 3 दिन तक पूरे देश का ध्यान जो है ना राजस्थान में टिका के रखा और फिर बाद में बात हुई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखिए 3 बातें केशव जी मैं कहूंगा अपने केवल जी से भी प्रश्न है मेरा आपके माध्यम से। पहले मैं बात करता स्वयं के लिए, इन्होंने स्वयं के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बिंदु रखा, 9 संकल्प डिक्लेरेशन जो 6 पॉइंट की वहां पर की गई, 6 पॉइंट दिए हैं इन्होंने 9 संकल्प डिक्लेरेशन में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था इनका ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके संकेत दिए गए थे कि बड़े बदलाव की होने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक बदलाव वहां होने वाला नहीं है। सभी ने सर्वसम्मति से एक ही सभी का ध्यान एक ही साइड में रहा। राहुल जी आगे रहेंगे, इनकी पार्टी है, रहना चाहिए, जिसको रखना चाहिए रखो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज की बात थी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ होगा। अगर कुछ होना तो केवल जी हमें जरूर समझाए। इसके बाद बात आती है केशव जी समाज की। समाज के बारे में मैं उम्मीद थी कि कुछ चिंतन होगा, लेकिन समाज के बारे में भी कोई चिंतन नहीं हुआ। समाज के बारे में एक ही चिंतन हुआ कि भारत जोड़ो। गांधी जयंती से यात्रा शुरू करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर केरल से लेकर के वहां तक जाएंगे, पूरे भारत को नापेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। ये जमाना जा चुका है केवल जी। अभी आपको चिंतन करना चाहिए था, महंगाई को कैसे रोकेंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे। चिंतन तो इस बात पर होना चाहिए था। मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ हमारा चिंतन शिविर नहीं लगाएंगे नेशनल लोकदल पार्टी का, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ अगर हमारा चिंतन शिविर होगा तो हम ये वादा करके उठेंगे उस शिविर से, भ्रष्टाचार को हम जड़मूल से खत्म करने का काम करेंगे, महंगाई को हम खत्म करने का काम, हम इन बातों के ऊपर चिंतन करेंगे। हम इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे कि रूठे लोगों को कैसे मनाया जाए। समाज के ऊपर कोई चिंतन नहीं हुआ। अगली बात मैं करूंगा केशव जी राजनीति को, ये चिंतन तो पार्टी की गतिविधियों को लेकर था ना, पार्टी के संगठन को लेकर था, कोई देश के मुद्दों को लेकर थोड़ी ना था। ठीक है केशव जी, फिर क्यों किसानों को 3 दिन दिल्ली में बिठा करके रखा कि हम किसान अपनी समस्याएं बताएं, किसान बताइए आपको क्या चाहिए, और चिंतन शिविर में किसानों के मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। 3 दिन तक किसानों की मीटिंग करते हुए जिस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उस पर कितना वहां पर चिंतन हुआ किसानों की समस्या के ऊपर। ठीक है, मैं ये बात पूछूंगा, आप अपना खत्म कीजिए पहला स्टेटमेंट, फिर मैं पूछूंगा सवाल इनसे। हाँ, इसके बाद फिर राजनीति की बात बड़ी पॉइंट टू पॉइंट में बात कर रहा हूँ। राजनीति, आज देश की राजनीति के क्या हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उसके मन में आता है वो लागू करते हैं, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसका फर्ज बनता है कि मौजूदा सरकार यदि कोई जन विरोधी नीतियां लागू करती है, कोई ऐसी नीति लागू होती है जिससे समाज का बुरा होता है, समाज तंग होता है, उसको रोकने का काम करे, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए। इस बात के ऊपर वहां कोई चिंतन नहीं हुआ। पुलिस संगठन को कैसे मजबूत करें, राजनीति पर चिंतन नहीं हुआ, श्रम के ऊपर चिंतन नहीं किया, समाज के ऊपर चिंतन नहीं किया, तो आखिर निकला था खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है राजकुमार सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है सर 3 दिन के इस 9 संकल्प शिविर के बारे में? देखिए कि सब चिंतन तो कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था। लगातार 2 लोकसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है और हार जीत का सवाल नहीं है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा चुनावों में वो इतना शर्मनाक रहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है, जिसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है, उससे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये चिंतन शिविर बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन एक सवाल और उठता है कि लोकसभा चुनाव 2014 में हार के बाद भी एक कमेटी बनी थी, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की जानी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, वो रिपोर्ट क्या थी, उस पर कितना अमल किया गया, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के चिंतन शिविर का अर्थ तभी है जब आप उसमें खुलकर चर्चा करें और उस चर्चा से जो चीजें निकल के आए, जो बिंदु निकल के आए, उन पर अमल भी हो। अभी तक का जो अनुभव है वो ये बताता है कि चर्चा बहुत खुल के नहीं होती। जो समीक्षा की रिपोर्ट आती है वो भी कहीं न कहीं फाइलों में दब के रह जाती हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से लोग कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचती, बाकी नेताओं तक नहीं पहुंचती। पहली बात तो ये। दूसरा, चिंतन शिविर किया अच्छी बात है। हर पार्टी को अपने रंग ढंग को लेकर, खासकर अगर आपका चुनावी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है तो चिंतन करना चाहिए। लेकिन इस चिंतन शिविर में निकला क्या है? 2-3 बातें आपने भी कही। ये जो चिंता है कांग्रेस की कि छिपके दलों को नकार के हम अपने आप को खड़ा करेंगे,
मुझे लगता है कि ऐसे चिंतन शिविर में होना चाहिए था सच का सामना। लेकिन ये जो कांग्रेस की टिप्पणी है या जो रणनीति है वो ये बता रही है कि वो सबसे मुंह चुराने का काम कर रहा है। हमें ये सोचना चाहिए, मेरे से मतलब ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो क्षेत्रीय दल है इस दिल में देश में वो पनपे क्यों है और किसकी जगह पनपे है। कहीं ना कहीं गिनती आप ले लें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल या साउथ में चले जाए वाईएसआर कांग्रेस या टीआरएस, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्षेत्रीय अस्मिता और जनाकांक्षाओं की कसौटी में खरा न उतरने के चलते ये क्षेत्रीय दल बनते हैं और इनमें से ज्यादातर ने जनाधार भी कांग्रेस से छीना है। तो कांग्रेस को पहले ये समझना पड़ेगा कि उससे कमियां क्या हुई, गलतियां कहाँ हुई, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा क्यों नहीं उतरी, कहाँ नहीं उतरी, जिसके चलते क्षेत्रीय दल पनपे। और न सिर्फ पनपे, ज्यादातर राज्यों में वो या तो सत्ता में है, सत्ता के सबसे बड़े दावेदार है। तो क्षेत्रीय दलों को नकारना उतना आसान नहीं है कि हमारे ग्रुप से। ठीक है, तब भी मैं आप चाहे जो कुछ कह दें। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस को अगर ये एहसास हुआ कि उसको जनता से जुड़ने की जरूरत है, उसके लिए अभियान चलाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है। और शायद जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है या नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो यही है, जो चर्चा हम लोग ये बार पहले कर भी चुके हैं। तो अगर कांग्रेस ये काम कर पाती कि जनता से जुड़े, वो तब संभव होगा जब संगठन का ढांचा विधिवत तरीके से खड़ा हो। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि क्षेत्रीय दलों को नकार के हम अपने आप को खड़ा कर लेंगे उन राज्यों में जहाँ आधा दर्जन राज्य है देश में, कम से कम, ज्यादा नहीं हो सकते, जहाँ कांग्रेस पहले दूसरे नंबर पर भूल जाइए, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तो कांग्रेस रातों रात तो वहां खड़ी होकर के सत्ता की दावेदारी में आनी है। तो या तो हम ये मान लें कि कांग्रेस जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, वो तरीके बता रहे हैं ना सर, उन्होंने तरीके बताए हैं कि पूरे भारत में हम यात्राएं निकालेंगे। अब ये ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग माइंड की बात आ जाती है। भाई पुराने लोग हैं, चिदम्बरम साहब हो गए, हुड्डा साहब हो गए, तमाम जितने भी नेता चिंतन शिविर में थे। अब पुराने लोग अगर जुड़ने के तरीके बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे, और यंग माइंड जो है वो सामने आ नहीं रहे हैं। नहीं, दिक्कत क्या है, यंग माइंड्स को सामने आने से रोक कौन रहा है? हाँ, ये चर्चा हम, अगर आपको याद हो तो 2013 में, 2013 की बात है, जयपुर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। तब से सुन रहे हैं। उससे पहले भी जरा बात करें, 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्रिमंडल के फेरबदल में कुछ युवा चेहरे लाए गए थे, तब से सुन रहे हैं। तो युवा चेहरों को आगे आने से रोक कौन रहा है? कोई तो रोक रहा है। उसी का नतीजा है कि कई युवा चेहरे आज कांग्रेस के नेता उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, कांग्रेस को अलविदा कह गए, जिनमें कांग्रेस का भविष्य देखा जा रहा था। तो सवाल ये है कि चर्चा और चिंतन से आगे निकल के जो व्यावहारिक सच है उसको स्वीकारने की जरूरत है और राजनीतिक रूप से जवाब देने की जरूरत है। मैं जवाब ले लेता हूं केवल जी से, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं सभी के, फिर मैं वंदना जी के पास आऊंगा, वो भी काफी सारे पॉइंट नोट कर रही हैं। केवल जी जवाब। देखिए ऐसा है, अगर इतने लंबे पॉइंट्स पे बात करेंगे तो मैं किसका जवाब दूं और किसका छोड़ दूं? छोटा छोटा सबका जवाब दीजिए सर, हम ये भी तो चिंता नहीं चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर हम अपने तरीके से, जिस तरह से हम पहले मजबूत करते थे पार्टी को, हम उसी तरीके से अपना चिंतन और मंथन करते हैं। और वही इस शिविर में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए। लेकिन जहां तक बीजेपी की स्टेटें हैं, इनमें भी तो कई जो कह रही थी अभी, जो जैसे वंदना पोखरी, कई जगह पे इनकी सरकारें कमजोर हैं। तो जहां पे ये कमजोर है वहां पे ये क्या करते हैं? चिंतन मंथन तो करते होंगे, या उनपे भी बातचीत करते होंगे, या फिर ये अपने मैनेजर और एम्प्लॉइज से बात करते हैं। अब हम तो बीजेपी की सरकार बोलते हैं, ये हमारे आदमियों को मैनेजर और एम्प्लॉई बोलते हैं। थोड़ा सा इनको ना अपने शब्दों की मर्यादा समझनी चाहिए। हम किसी जो बीजेपी जैसे मैनेजर और एम्प्लॉई बनाती है ना, ये उन लोगों को पैसे पुसे देते होंगे, या उसको मैनेजर का काम होता है पैसे इकट्ठे करना, एम्प्लॉइज का काम होता है सैलरी लेना, ये इनका काम हो सकता है, कांग्रेस का काम ये नहीं है।
कांग्रेस का काम विकास के ऊपर विकास की बात करना है और विचारधारा हमारी जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उसको साथ लेके चलते हैं। बीजेपी की विचारधारा ये है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को तोड़ा था इन्होंने, इनकी वो विचारधारा है। ये आज भी सारे देश को 82 करोड़ हिंदुओं को तोड़ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को तो आपस में तोड़ ही रहे हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है वो तो सारे देश को मालूम है, जिस तरह से सारी जगह पे, जिस तरह हरियाणा का ले ले, हरियाणा में जाट नॉन जाट करने के लिए इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह से गुजरात में चले जाए तो पटेल वर्सेस नॉन पटेल करने में कसर नहीं छोड़ी। अगर हम महाराष्ट्र में जाए तो मराठा वर्सेस नॉन मराठा करने की इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। इसी तरीके से पंजाब में जाए तो सिख वर्सेस नॉन सिख करने की कोशिश करते हैं। ये सारे देश के अंदर आपस में तोड़कर फिर ये वोट लेने का काम करते हैं और कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पे आज हमारे जो 55 साल के अंदर जितने पीएसयू कांग्रेस ने बनाए थे उन सभी को ध्वस्त करने बीजेपी लगी हुई है। उस सारे पीएसयू को आज आपने सुना होगा कि जो हमारी पवन हंस करके एक कंपनी है जो 1600 करोड़ की कंपनी से भी ऊपर का प्रॉफिट है जिसके अंदर, उसको 200 करोड़ में बेच रहे हैं। तो आप ये देखिए इस तरह से बीजेपी ध्वस्त कर रही है जो हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे सारे सिस्टम को। 8 साल के अंदर सिर्फ बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि आपस में बांटो और सुनिए मेरी बात सुनिए, अंग्रेजों ने किया। मेरी बात सुनिए, या तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं या डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा विषय भी यही है। और आपने चिंतन अपने संगठन को लेकर किया या देश की समस्याओं को लेकर किया, पहले तो मुझे इतना बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा चिंतन मंथन कांग्रेस के संगठन को लेकर, कहां पर हमारी कमी है संगठन की या किसी और चीज की, उसी के ऊपर तो मैं सवाल सुनिए ना, सुनिए क्योंकि ये बीजेपी के लोग कई कुछ बोल गए। अभी राजकुमार सिंह जी भी युवा, एज, दूसरे बंदे, तीसरे बंदे है तो हमारे ही हैं सारे। युवा भी हमारे कांग्रेसी हैं, एज भी हमारे कांग्रेसी हैं, लेकिन इन लोगों को मजा आता है। नहीं, आप पांच राष्ट्रीय बड़े युवा नेताओं के नाम बताइए कांग्रेस के, 5 बड़े राष्ट्रीय युवा नेता। देखिए हमारे नेता 5 नहीं है, हमारे नेता 5 लाख है। मैं 5 के नाम पूछ रहा हूं, के नाम नहीं बता सकता। मैं 5 के नाम पूछ रहा हूं ना केवल जी, मैं 5 के नाम पूछ रहा हूं। राहुल गांधी है, सचिन पायलट है, हमारे युवा नेता बहुत सारे। नहीं, 2 हो गए सर, 2 हो गए, 3 और रह गए। केवल जी 2 हो गए, 3 और रह गए। राजा वड़िंग है, सुन लीजिए ना, पंजाब के अंदर राजा वड़िंग है जो नए अध्यक्ष बने अभी, ठीक है, यंग युवा चेहरे हैं, ठीक है, 3। इसी तरह से ओपोजिशन लीडर बने हैं प्रताप सिंह, वो भी बने हैं, वो भी यंग लीडर हैं। हाँ। इसी तरीके से बहुत सारे। इमरान प्रतापगढ़ी। मेरी बात सुनिए, हम इस बात पे मुद्दा, अब सुनिए तो सही, आप भी मुद्दा बना रहे। नहीं, मैं मुद्दा नहीं बना सर, मैं आपके नामों पर बात कर रहा हूं सर। आपने जो सवाल पूछा आपने, ठीक है, मैंने मान लिया सर, मैं कंसिडर कर रहा हूं, आपने सचिन पायलट का नाम बताया, आपने सचिन पायलट का नाम, नहीं आपने सचिन, मैं इन्हीं पर बात कर लेता हूं फिर और पूछ लूंगा। आपने सचिन पायलट का नाम बताया, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो बातें वो छिपी हुई है? आपने राजा वड़िंग का नाम बताया, ठीक है, यंगेस्ट है, संगठन को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी ट्यूनिंग कैसी है पंजाब के पुराने ओल्ड गार्ड के साथ, इस बात को कोई नकार सकता है क्या? और इसी बात का राजकुमार जी जिक्र कर रहे थे ना सर, कि ओल्ड गार्ड और यंग माइंड जो है उनके बीच में तालमेल कैसे बनेगा? ये जो हमारी बातचीत सुनिए, ये जो हमारी बातचीत कांग्रेस के अंदर होती है, हम उसको बाहर चर्चा में नहीं लाते। आपको मैं एक बात रख रहा हूं कि इन लोगों को इस चीज का मजा आता है, और मजा तो आ रहा है, क्योंकि मजा डिबेट बनती है तो मजा तो आएगा। केवल तो ये मजा मैंने ऑब्जेक्ट अभी मेरी बात सुनिए, मैंने आपने चेहरे गिनवाने का कहा, फिर आपने कहा इनकी आपस की बात जो है एज और उसकी, हमारी कांग्रेस के अंदर एज, सुनिए पहले, आपने उसमें भी चीटिंग कर दी। आपको उसी बात का उदाहरण दे रहा हूं कि जो हमारे एज चेहरे हैं वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर के स्टेज पे पदों पे हो सकते हैं, छोटे पदों पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या है वो लाखों करोड़ों में है। और आपको एक बार बताऊं, राजकुमार सिंह जी जो कह रहे हैं ना, उसी का जवाब देता हूं। पिछली 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने बहुत तीर मारा था, कितनी वोट ले ली थी? बहुत ज्यादा से ज्यादा 22 करोड़। और कांग्रेस ने कितनी वोट ली थी? बहुत मरी हुई पार्टी है, डूबी हुई पार्टी है, मर गई, खत्म हो गई, डूब गई, फिर भी 12 करोड़ वोट मिली कांग्रेस को। इन लोगों को क्या समझ में आ रहे हैं?
अब 12 करोड़ वोट मीन्स 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिया। केवल जी, इनका क्या मतलब? ठीक है, इन्होंने कह दिया सारी स्टेटों में कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी कई स्टेटों में नहीं है। आप इलेक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपको इनके सवालों का जवाब वोट देने की से कोशिश कर अपनी रहा हूं। पार्टी का कद आंकेंगे या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर सीटों से अपनी पार्टी का कद आंकेंगे? पहले मुझे इतना बताइए, आप संतुष्ट हैं? आपको अगली बार 12 की जगह 24 मिल जाए और सीट ना आए, आप संतुष्ट रहेंगे? हम अपने कामों से जनता के बीच में अपने कांग्रेस जनों को लेकर जाते हैं और हम अपना कद जो है जनता की मंशा के अकॉर्डिंग अपना कद सोचते हैं। आप लोग कुछ भी सोचते हो, हम ये सोचते हैं। और हम मैं वोटर हूं सर देश का, मैं भी सोच सकता हूं। सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। संगठन को हम इकट्ठा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को हम पूरे देश में लेके जा रहे हैं। जहां जहां पे हम जिस स्टेट में कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, वहां हम पूरा वर्चस्व बनाने के लिए, पूरी तरह से उतरने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इससे किसी को क्या परेशानी? बीजेपी को होगी, INLD को हो सकती है, दूसरे दलों को, इंडिविजुअल दलों को, क्षेत्रीय दलों को भी हो सकती है। अच्छा, मैं एक सवाल, कांग्रेस को क्या लेना देना? मैं एक सवाल और करूंगा, ठीक है? मैं पहले वंदना जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं करूंगा सवाल आपसे। वंदना जी रखिए अपनी बात। जी करिए। देखिए, अभी मैं सवाल करिए। सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कि हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसको इससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया। हरियाणा में जाट नॉन जाट किसने किया सबको मालूम है। इस तरह से मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने को आपने पहले उनको मोहरा बनाया और 25-30 MLA को उठा के कहां ले गए? आपने क्या किया? गोवा में आपने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश में आपने क्या किया? क्या आप जनतंत्र की वोट लेके सरकारें बना रहे हैं? क्या बीजेपी जनतंत्र की वोट लेके सरकारें बना रही है या तोड़ाफोड़ी की सरकारें बना रही है? केवल बीच में नहीं, वो बहुत इत्मीनान के साथ सुन रही थी सर आपको वंदना जी। ना बीजेपी का तंत्र क्या है? ये हमें कहानी सुनाते हैं, हमारी कहानी, हमारी कांग्रेस के ऊपर छींटाकशी करते हैं। इन लोगों ने करा क्या आज तक? कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, गोवा में क्या किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया? शर्म तो आती नहीं इन लोगों को। ये जनतंत्र की बातें करने वाली पार्टी है। मैं जवाब तोड़ी हमारी, मैं जवाब ले जहाँ पे जनतंत्र ने हमें वोट दिया और इन लोगों ने हमारी सरकारें तोड़ दी। केवल जी, ये पार्टी है। इनकी शक्ल देखो, इनको आईना दिखाओ पार्टी को, कोई दिखाता है आईना ऐसे लोगों को? क्या कभी इस बात पे डिबेट की है कि गोवा में इन्होंने सरकार कांग्रेस की क्यों तोड़ी? कभी हुई डिबेट? क्या हुआ? क्या हुआ इस समय ये बताइए, क्या करा है अपने देश के साथ? ये देखिए किससे चिल्लाते हैं, थाईलैंड भाग जाते हैं, आपने क्या किया देश ये के लिए? किसने चिल्लाने वाली पार्टी है? खड़े होते हैं, क्या करा अपने देश के लिए? ये कैसे चिल्लाते हैं, कैसे इनकी चिल्लाहट निकलती है? आप ये भी तो देखिए शुरुआत कौन कर रहा है? कैसे चिल्लाहट निकलती है? शुरुआत कौन कर रहा है चिल्लाने की सर? आपने कांग्रेस के मंथन की बात करी, प्रॉब्लम बीजेपी को कैसे हुई? आप बोल रहे थे, वो चिल्लाहट इत्मीनान के निकली साथ सुन रही थी। आप इनको पूरा टाइम दीजिए, मैंने अपनी बात कह दी। हाँ ठीक है। अब डर गए, ठीक है, केवल धिंगरा डर गए। ठीक है वंदना जी रखिए अपनी बात, आगे बढ़िए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये बोल रहे थे कि जातियों के आधार पर तोड़ने की बात कर रहे थे। इनके चिंतन शिविर की ही बात करती हूँ मैं, और कोई बात नहीं कर रही, चिंतन शिविर की बात कर रही हूँ। सोशल इंजीनियरिंग पर इनकी मैराथन बैठकें हुई, जिसमें सबसे लंबी 7 घंटे सामाजिक न्याय समिति की बैठक हुई और जिसमें क्या कहा गया कि जाति पे आधारित जनगणना जल्दी से जल्दी कराई जाए और वो वोट बैंक जो जातियों का वोट बैंक हमसे टूट गया उस पर ध्यान दिया जाए। जातियों पर ये ध्यान दे रहे हैं और आरोप हमारे पे लगाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आपने देश के साथ ऐसा क्या कर दिया कि आप बिल्कुल सबसे बड़ी पार्टी होते हुए बाहर बैठे हुए हैं। उसके आपके ऊपर सोचने की आवश्यकता थी, वो तो आपने सोचा नहीं। आपको सिर्फ एक ही सोचना था, किस तरह से राहुल गांधी को आप जो है किस तरह से अध्यक्ष बना दिया। आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारी जो चिंतन शिविर की बातें तो बाहर नहीं आती, फिर बोले आप ये बोल रहे हैं कि हमारी बातें बाहर नहीं आती। आपकी बातें सच में बाहर नहीं आती, आपके सिर्फ मुट्ठमल बाहर आते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, रेवाड़ी में किस प्रकार से आपके पूर्व मंत्री जो 6 बार गाली गलौज करे, वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, झूठ फैलाते हो ना, वीडियो दिखाती हूँ आपको, वीडियो दिखाती हूँ आपको। बीजेपी झूठ फैलाने वाली पार्टी है ना, किस तरह से गाली गलौज कर रहा है आपका नेता, पूर्व मंत्री है आपका, पूर्व यहाँ पे वित्त मंत्री है, किस तरह से गाली गलौज कर रहा है और किस पे गाली गलौज कर रहा है? हुड्डा साहब के ही कार्यकर्ताओं पर, किसी और पर नहीं कर रहा। बीजेपी का कैप्टन अजय यादव की बात कर रही हूँ मीटिंग में क्यों मैं तो करता ही नहीं ऐसे। वो कैप्टन अजय यादव की बात कर रही हूँ। वीडियो दिखा सकती हूँ
और दूसरी बात देखिए कैप्टन यादव ने गाली गलौज की पता नहीं किस मुद्दे पे करी। कैप्टन अजय सिंह को जोड़ लीजिए, वो बताएंगे किस मुद्दे पे। मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, किस लोगों ने केवल जी मैं बता किया वो बताएंगे। मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। जब ऐसे चिल्लाने वाले जो चैनल पर चिल्ला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सही गाली दी, आप मानते हैं कैसे चिल्ला रहे हैं? आप मानते हैं इस चीज को? आप साथ हैं, आप कैप्टन यादव के साथ हैं, समझ आ रही होगी। आप मानते हैं इनकी मानसिकता चैनल में समझ आ रही है। केवल जी मैं आराम से बोल लेती हूँ, बोल रहे हैं सर, मैं आराम से बोल रहे लेती हैं हूँ, सुन लीजिए आप। देखिए बीजेपी को कितनी तकलीफ होती है, को जो गाली गलौज उन्होंने किया क्या वो ठीक था? आप इसको मानते हैं, आप उसको मानते हैं? आप दूसरों के बारे में क्यों बोलते हैं केवल धिंगड़ा? आपको तकलीफ होती है कि आपके सामने सच रखा जाता है, तो आपको मेरे से तकलीफ है कि मैं सच रख रही हूँ? रखूंगी, बिल्कुल मैं बोलूंगी, मेरी बारी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी मैं, स्पेशली जब यहाँ पर बात की जाती है कि एक परिवार एक टिकट, तो कहीं ना कहीं हम जब कहते हैं कि परिवारवाद की जो पार्टी है वो कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं चेहरा सामने नजर आ जाता है। ये कह रहे हैं कि एक परिवार बहुत बड़ा परिवारवाद है, तभी मिलेगी जब 5 साल काम किया। तो मुझे लगता है अपने पर कोई परिवारवाद नहीं है। सुन लो, केवल धिंगड़ा सुन लो, गिना दूंगा परिवार। पहले गांधी परिवार से शुरू करें। सबसे पहले सोनिया गांधी को बोलिए माला कंठी लेके बैठ जाए, अगर हिंदुत्व में मानती है तो वो। और राहुल गांधी जो है वो पार्टी को अगर वो संभाल सकते हैं तो संभाले, और प्रियंका गांधी को भी बोलिए वो अपना घर संभाले। लेकिन जब राहुल गांधी थाईलैंड जाएंगे, जब राहुल गांधी नेपाल जाएंगे, तो पीछे पार्टी को कौन संभालेगा, ये भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात और उठी थी, मैं कहना चाहूंगी यात्रा के बारे में। लोगों के बीच में जाने का कल्चर कांग्रेस का नहीं है, लोगों के बीच में जाने का कल्चर भाजपा का है। 100 से संपर्क चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के ये जो संगठन में उन्होंने काम किया कि 100 से संपर्क करिए और उनको बताइए, हर एक पदाधिकारी को कहा गया कि वो 100 व्यक्तियों से संपर्क करें और उनसे बात करें, क्योंकि बात करने में हमें तकलीफ नहीं है, हमने काम किया। आप चले तो जाओगे, यात्रा तो चला लोगे, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। वहां पे लोग पूछेंगे तो सही, क्या करा तुमने देश का, क्यों सत्यानाश कर दिया इतने सालों तक। ये जो नींव भरी जा रही है देश की नरेंद्र मोदी द्वारा, ये जो बिल्डिंग बनेगी वो आप देखेंगे। किस तरह से जो देश का है वो गौरव बढ़ रहा है वो आप ये देखेंगे। किस तरह से हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, ये पूरे देश की जनता देख रही है। ये देख रही है कि किस प्रकार से बड़े देशों के हम बराबर खड़े हो गए हैं, हमें उनके बराबर गिना जाता है। अगर कोई हमारे पर उंगली उठाता है तो उनको जवाब देने में सक्षम है। आपकी तरह नहीं चुपचाप बैठ जाते हैं, यूएन में कंप्लेंट करने के लिए भाग जाते हैं। हम जवाब देने में सक्षम है, ये खूबी है हमारी, वो खूबी आप में नहीं है। वंदना जी, मेरा हालांकि ये पॉइंट नहीं है, लेकिन चूंकि आपने जिक्र छेड़ा तो जवाब तो मैम इस बात का भी देना पड़ेगा ना कि पेट्रोल प्राइसेस इतने हाई क्यों कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अपने डिकेड के अपने सबसे पीक पर अभी क्यों है, क्या कारण है इन चीजों के? जवाब तो लोग इस चीज का भी मांगेंगे। बिल्कुल, मैं जवाब देती हूँ इस चीज का। नहीं, मैं इस चीज का जवाब देती हूँ। मुझे लगता है कि जब किसी भी बिल्डिंग की नींव बनती है और ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो नींव बहुत गहरी भी बनानी पड़ती है, मजबूत भी बनानी पड़ती है। और ये नींव दूर से किसी को नहीं दिखती, लेकिन जो बना रहा है उसको भी दिखती है, जो बनवा रहा है उसको भी दिखती है। देश की जनता बनवा रही है और मोदी जी इसको बना रहे हैं। कोरोना टाइम पीरियड में निकलने के बाद जिस तरह से श्रीलंका का हाल हुआ वो हमने देखा है, पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो देखा है हमने। नहीं, नींव तो बन रही है जी, बिल्कुल। तो और बिल्डिंग अभी बन रही है, आपके सामने आएगी। और ये जो नींव है, ये तो यही तो कारण है। तो मैं आपको बता तो रही हूँ, हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं हमारे दुश्मनों से, हम जवाब देने में सक्षम है। ये जो देश का गौरव बढ़ाने का काम है वो हमारी सरकार ने किया है, ये इनकी सरकार के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जो छोटे लेवल पर फॉरेन पॉलिसी और महंगाई को आप मिक्स क्यों कर रही है? मैं मान रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से सरकार ने काम किया है। नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रही। मेरा सवाल महंगाई को लेकर है ना मैम। आपने नींव की बात कही, मैंने उसका जवाब दिया। जिस सिलेंडर को लेकर आप प्रदर्शन करते थे कि इस सिलेंडर के दाम ऐसे करेंगे, सब्सिडी देंगे, आपको पता है जितने सिलेंडर आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं 65% उनमें से दोबारा भरे ही नहीं गए हैं, क्योंकि उनका दाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग। सरकारी आंकड़े आरटीआई के, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। तो महंगाई चरम पर आपको स्वीकारनी पड़ेगी वो बात। राहुल गांधी का एक ट्वीट जो है, नहीं, महंगाई में देखिए, हम ऐसी एक वैश्विक बीमारी से निकल कर आए हैं। हमने श्रीलंका का हाल देखा है, हमने पाकिस्तान का हाल देखा है। उस स्थिति में हम बहुत अच्छे से खड़े हुए हैं। थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है, लेकिन एक जो आप यहाँ पे सिलेंडर की बात करते हैं तो राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो बहुत अच्छे से बता देगा कि स्थिति क्या थी।
राहुल गांधी कहते हैं कि अच्छा, हमारे पेट्रोल, समय में 1200 पेट्रोल, सिलेंडर था, कच्चा तेल 400 कुछ रुपए का सब्सिडी के साथ मैं अपनी बात पाकिस्तान से तुलना कर रही हैं। पाकिस्तान से महंगा तेल है भारत के अंदर। 400 कुछ रुपए का सिलेंडर हम देते थे, बाकी सब्सिडी थी। आज हम कहते हैं कि हम 900 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं और सब्सिडी नहीं है। तो आप ये बताइए 1200 का सिलेंडर महंगा था या 900 का? क्या सब्सिडी इटली से आती थी या 10 जनपद से आती थी? जनता के पैसे से आती थी। इधर से कान घुमा के इधर घुमा दिया और कुछ नहीं था। जनता को सिर्फ बुलावे में रखा गया, दिखावे में रखा गया। नहीं, आप नहीं, वंदना जी आपने लोगों से दरखास्त की कि सब्सिडी छोड़िए, लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, आपकी सब्सिडी जीरो हो गई। लेकिन फिर लोगों को कम से कम परचेजिंग पावर तो दीजिए कि कम से कम वो सिलेंडर को तो भरवा लें। महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे मैम, आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। देखिए नहीं, आप इस चीज को समझिए कि जो इस समय स्थिति है, वैश्विक स्थिति है, उसको देखते हुए भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, मैं रेड्डू साहब के पास आ रहा हूं, फिर राजकुमार जी के पास आऊंगा। रेड्डू साहब रखिए अपनी बात। केशव जी, मैं ये कहना चाहूंगा, वंदना बहन जिस जोश के साथ बोल रही हैं, मैं समझता हूं कि इतना बुरा हाल करने के बाद भी इनमें इतना जोश है तो आगे कुछ और बड़ा होने वाला है। 7.5 साल शासन को हो गए हैं और वंदना जी आपके शासन काल में कोरोना टाइम में ही केवल पेट्रोल और डीजल 2 साल के अंदर 34 रुपए प्रति लीटर, 34 रुपीज पर लीटर इंक्रीज हुआ है। कच्चे माल के वहां पर जो कच्चा तेल है उसमें डाउन क्या रेट चल रहा है और आपने 34 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। आप ये मानिए कि इसका जो है असर है, पूरा जो महंगाई का इंडेक्स है सबसे ज्यादा असर पेट्रोल और डीजल का जाता है और आप इसको 1% भी रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज आप ये देखिए कि गरीब आदमी किस प्रकार से अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। मैं वापस आ जाऊंगा। केंद्र ने घटाई, ये मत बोलिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आपने महंगाई में नहीं, वैट और एक्साइज घटाया गया। ठीक है, मैं ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा। मैं रेड्डू साहब रिक्वेस्ट है, मैं आज मेरा डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा प्लीज। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जस्ट वो काउंटर कर रही थी कांग्रेस को, तो इसलिए मैंने पॉइंट उठा दिया था महंगाई। चलो ठीक है, वो तो वैट भी नहीं घटाया। वंदना जी ने इतनी सारी बातें गिनाने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि डिबेट हमारी अलग है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये घुमाई ना इन बातों को, सारे आंकड़े हैं मेरे पास, सब रख दूंगा यहाँ पर। जी, बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ, चिंतन शिविर के बारे में देखियो, मैंने अपने केवल की से कई क्वेश्चन पूछे थे कि आपने स्वयं के लिए कुछ किया। हालांकि इन्होंने मान लिया ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चिंतन शिविर था और केवल हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वहाँ पर चिंतन किया है। तो फिर क्यों आप इतनी बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी अपने आप को कहलवाते हो? अगर आप स्वयं का ही पेट भरने पर लगे हो, आपको सिर्फ यही चिंता है कि 2024 में हम शासन कैसे ले लें, गद्दी कैसे पकड़ लें, क्या सिर्फ यही चिंतन करने की आपको जरूरत थी? अगर ऐसा ही चिंतन है तो दिखा रहे ऐसे चिंतनों को। अरे आप समाज के आज ऐसे हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर आपको चिंतन करना चाहिए था। मैंने वो सवाल पूछे, जैसे वंदना जी ने एक बात बड़ी अच्छी बताई, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 7 घंटे तक सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर आपकी कमेटी ने डिस्कशन किया और अंत में आगे कि जो बोर्ड हमसे किसी उनको जोड़ने के लिए कैसे किया जाए। क्या यही आपका चिंतन क्यों है? इसलिए कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हो रहा तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पार्टी की कमजोरी के कारण भारतीय जनता पार्टी को अपनी मनमानी चलाने का मौका मिल गया है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई हम लोकल पार्टी को, क्षेत्रीय दलों से हमें बच करके चलना चाहिए। राहुल गांधी जी सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, पूरे इंडिया की कांग्रेस के सीनियर लीडर का है, वो तो यूथ लीडर मान रहे हैं सर। हाँ, वो यूथ लीडर मान रहे हैं। अभी उबूद को ये पूछिए, अगर आपने क्षेत्रीय दलों से नकारा करना था, क्षेत्रीय दलों से किनारा करना है, तो महाराष्ट्र में पहले इस्तीफा देते, वहां से कांग्रेस से बाहर निकलते चिंतन शिविर से पहले ही, और तब जाकर के इस बात को रखते। एक तरफ तो आप उनकी बैसाखियों के सारे चलने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनका किनारा करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे कितनी बड़ी पार्टी की जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से लागू होंगी? कितने चिंतन शिविर कांग्रेस में किए कि भाई 2003 में किया, 1998 में इन्होंने पचमढ़ी में किया, 2003 में शिमला में किया, 11 में किया, 13 में किया, 14 में किया, क्या निकला? इतने सारे चिंतन शिविर हो चुके हैं, क्या निकला है?
वही स्थिति बनती और ये ठीक है। ये सवाल राजकुमार जी का भी था कि 19 के बाद जो समीक्षा रिपोर्ट कमेटी बनाई थी, हार के कारण क्या है, वो कारण अभी तक बाहर नहीं आ पाए। मैं राजकुमार जी के पास ही आ रहा हूं एक सवाल को लेकर, फिर मैं केवल जी से जवाब लूंगा, आपके भी सवालों का जवाब लूंगा रेणु साहब। राजकुमार जी, महंगाई का मुद्दा हमने बहुत हल्का सा टच होकर हम गुजरे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन अभी इसी महीने नहीं बढ़ा है, बीते 4-5 महीनों से कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। लेकिन देखिए, महंगाई होने के बावजूद भी सब स्वीकार कर रहे हैं, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक भी चुनाव शायद ऐसा नहीं होगा जो बिना महंगाई के मुद्दे के लड़ा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए हैं, कांग्रेस उस महंगाई के मुद्दे को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाई है। बीजेपी को फायदा मिला इस चीज का। अभी जिस तरह कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, उससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। वो मान रहे हैं सर ये बात? संगठन में सब कुछ ठीक है, नीतियों में सब कुछ ठीक है, नेतृत्व में सब कुछ ठीक है, तो चिंतन शिविर किस लिए था? जरूरत ही नहीं थी। अगर पार्टी इतना बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरी बात जो आपने चिंतन इसकी महंगाई की कही, 2014 से पहले पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस सिलेंडर में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आती और विरोध प्रदर्शन का तरीका इतना जोरदार होता था कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि जब महंगाई में कमी करनी पड़ी, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करनी पड़ी, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कमी करनी पड़ी सरकार को, जो गद्दी की गई थी उसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ी। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 7.5 साल में, शुरू के 2-3 साल भूल छोड़ दें तो 2017 के बाद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती गई हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें घटती गई। उस समय कीमतें घरेलू बाजार में न घटाने के जो तर्क दिए गए थे वो बाद में सही साबित नहीं हुए और जब कीमतें बढ़ गई तो बढ़ाते गए। लेकिन कांग्रेस एक भी बार इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन, बड़ा विरोध दर्ज नहीं कर पाई कि सरकार पर दबाव बनता और सरकार मूल्य वृद्धि पर कम से कम दोबारा सोचती। वापस लेना दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझना चाहिए इस 7.5 सालों में आप बीजेपी की कमियां गिना सकते हैं, वरना पोपली बैठती है, वो भाजपा प्रस्ताव को बता देंगे बीजेपी के पक्ष में जो बोलना है। लेकिन कांग्रेस ने एक विपक्षी दल के तौर पर कैसा आचरण किया है, जनता में कैसा भरोसा जगाया अपने प्रति। आपने जैसा कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी हाल में हुए और उसके नतीजे 4 में कम से कम भाजपा के पक्ष में गए। क्यों गए? क्योंकि उनके सामने कोई बेहतर विकल्प ही नहीं है। जहां था बेहतर है कि नहीं वो समय बताएगा। पंजाब में उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, बाकी राज्यों में आप एक विकल्प का विश्वास ही नहीं दे पाए मतदाताओं को। तो कांग्रेस प्रवक्ता अपनी पार्टी की दशा पर दिशा पर आत्मबुद्ध हो सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन एक पत्रकार के नाते या मेरी चिंता ये है कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो जो लोकतंत्र की मूल भावना है शासन प्रणाली की, उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगेगा। जैसा 2-3 टिप्पणियां आपने भी की कि महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, सरकार पक्ष के लोग अपनी तरह से जायज करा सकते हैं, लेकिन महंगाई कभी जायज नहीं होती क्योंकि उसकी बात सीधे आम आदमी पर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई से इकट्ठा होने वाला पैसा इसी की निजी जेब में जाता था, तभी विकास के कार्यों में लगता था। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उससे जो मिलने वाला राजस्व है वो भी देश के कामों में लगा है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि देश के आम आदमी की क्रय शक्ति क्या इस महंगी व्यवस्था में जीने लायक है? क्या हम उसको रोजगार दे पा रहे हैं, उसकी क्रय शक्ति बढ़ा पा रहे हैं? मैं सवाल आंकड़ा दिया, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए गए 65% लोग नहीं बढ़ा पाए, तो ये अपने आप में क्या है? बड़ा सवाल ये निशान है। बिल्कुल। तो कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी हो, हमको जनहित को ऊपर रखना चाहिए और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की मूल भावना यही है कि आप असहमति के अधिकार को स्वीकार करें, पुनर्विचार के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, सरकारें बहुमत से बनती है, लेकिन मेरा मानना है कि उनको चलना चाहिए जनमत से, आम राय से। ठीक है, मैं केवल जी के पास आता हूं। केवल जी, एक पॉइंट को मैं कोट कर रहा हूं आपके इसका संकल्प शिविर का ही ये पॉइंट है कि पार्टी में युवाओं को 50% आरक्षण देना जो है वो भी सुनिश्चित किया गया है।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिम्मेदार प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी युवा की परिभाषा किसे मानती है उम्र के लिहाज से, जरा एक बार मुझे बताइए। नहीं देखिए, जहां तक 50% आरक्षण की बात है वो सब लोगों ने अपनी बात रखी। अब उसको अभी निर्णय होगा, उसके अंदर ये बातचीत आएगी, क्योंकि हुड्डा साहब ने अपनी किसानों की बात बता दी, दूसरों ने अपनी बात बता दी, दूसरों ने अपनी बात बता दी, सभी ने अपने सुझाव कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। अब उसमें निर्णय होगा कि किस तरह से, किस तरह के कौन सी चीज लागू किस तरीके से होनी है, वो अभी निर्णय नहीं आया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जहाँ ये डिस्कस सारे आप पेट्रोल डीजल की उसके ऊपर कर रहे थे। केवल जी आप मेरा सवाल छोड़ देते हैं सर, हर बार आप मेरा सवाल छोड़ देते हैं। मैंने आपको जवाब दिया है। कहाँ दिया है सर? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर, अरे सर केवल जी गुस्सा हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा सवाल निर्णय जो है वो अभी एआईसीसी लेगी ना उसके ऊपर, मैं दोबारा आपको अभी निर्णय भी सुना। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं उस पॉइंट को भी छोड़ देता हूँ, तो आएगा, मैं उस पॉइंट को भी छोड़ देता हूँ। बात सुनिए ना, नहीं मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा भी सवाल है केवल जी, अब चुनावी रैली थोड़ी ना सर आप बोलेंगे, आप सवालों के तो जवाब देंगे, डीजल के ऊपर, बिना सवाल सुने कैसे जवाब देंगे आप? मेरा सवाल तो सुन लीजिए, एक पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर भी आप ही के पास आऊंगा। सर मेरा सवाल केवल इतना है कि युवा की परिभाषा कांग्रेस पार्टी किसे मानती है, इतना बता दीजिए बस। देखिए, युवा की परिभाषा भी जो है वो तय होती है ना। हमारा जो यूथ कांग्रेस है, हमारा जो उसके बाद बड़ी मेन कांग्रेस है, उसके बीच में जो युवा होते हैं उसकी एक टाइम लिमिट है, और उसके बाद फिर वो बड़ी कांग्रेस के अंदर जाते हैं, वो एक चीज हो गई। लेकिन जो युवा चेहरे अगर एमएलए का चुनाव लड़े तो क्या उनको आजादी नहीं है लड़ने की, है ना? तो इसी तरह से कोई बंदा कोई 50 बड़े दल में 50 वाले को भी आप युवा मानते हैं क्या? तो उसको आप बुजुर्ग मानेंगे क्या? नहीं, 50 साल वाले को बुजुर्ग मानेंगे क्या? हम तो सरकारी नौकरी में, अरे सुनिए तो सही केवल जी, हम तो सरकारी नौकरी में, केवल जी अरे सुनिए, देखिए आप बहुत अच्छे बाबूजी सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हम सरकारी नौकरी में 50 साल की उम्र के बाद ये काउंट करना शुरू कर देते हैं कि रिटायरमेंट के 10 साल बचे हैं, तो युवा कैसे मानेंगे सर? और अगर 50 वाला युवा है तो सर हम क्या है फिर? 25, 30, 35 वाले वो लोग क्या है अगर 50 वाला युवा है तो? अच्छा, तो 50 वाले को माने क्या? 50 वाला जो है वो 50 वाला वृद्ध बनने की प्रक्रिया में सर, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है लोगों की। आप 51 राहुल गांधी को भी युवा नेताओं के अंदर काउंट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप राहुल गांधी को मुझे 5 युवा नेताओं की लिस्ट बता रहे हैं। एक सेकंड, रिटायरमेंट एज आज के सिस्टम में बढ़ती जा रही है, उसको क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? जी कैसी बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट एज 65। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात समझे। हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी एज है रिटायरमेंट एज? आप सुनिए मेरी बात, 58 से 60 साल हमारे टाइम पे हमने युवाओं की, हमारे जो रिटायरमेंट एज 58 साल, इस लोगों ने आगे 58 दोबारा कर दी। लेकिन उसके बीच में प्रक्रिया है, फिर यूनिवर्सिटी के जो अभी लेक्चरर्स है उनकी एज 65 क्यों करी? आप समझिए नहीं इस बात को। ये विस्करा जो है, ये मेरा सवाल घुमाते हैं केवल जी, लेकिन पकड़ में आ जाते हैं। एक सेकंड, वो बड़े विषय है, वो अलग विषय है, आप उस पर बात करेंगे तो युवाओं के विषय पे बात कर लेंगे। पर मैं आपको एक बात चीज कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझिए। ठीक है, जल्दी से बोलिए, फाइनल कमेंट बताइए। आप सभी से तो ले रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट क्यों बढ़ा, किसने बढ़ाया? मैं आपको असली डाटा देना चाहता हूँ। पेट्रोल डीजल के ऊपर इस बीजेपी की सरकार ने 200% टैक्स लगाया, स्टेट और सेंटर का मिला के। स्टेट का टैक्स 180%। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस पर। ये जो ऑयल बॉन्ड आप लेकर गए थे 1,40,000 करोड़ के, नहीं मान रहे थे सर, ना वो मानेंगी जनता के बीच में पेट्रोल डीजल को लेकर। ये जो ऑयल बॉन्ड जो आपने लिए थे, जिसका हम ब्याज भी चुका रहे 2000। मैं सर फाइनल कमेंट लूंगा। बलराज जी प्लीज, समय की कमी है, समय की कमी है, फाइनल कमेंट ले लेता हूँ सर, वरना बात नहीं कर पाऊंगा। वो नहीं है इस बात पे जवाब देने का। मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैट कम क्यों नहीं किया? वैट कम क्यों नहीं किया? मुझे ये बताइए, राजस्थान में अगर राजस्थान में 130, 140 का पेट्रोल मिल रहा है, हरियाणा में वो आके 100 का भरवाते हैं, कैसे मैनेज होगा? मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस ठीक है सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगा केवल जी, मैं फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगा, समय की बहुत ज्यादा कमी है सर। बोलने नहीं देते।
नहीं, आप दोनों एक जैसे हैं सर, आप दोनों एक जैसे हैं। अरे क्या बात है सर, पत्रकार अगर प्रवक्ता पत्रकारों की मानने लग जाए तो मजा ही ना आ जाए सर। आपने सुनी मेरी बात, मैं कब से चुप करा रहा था आपको, अब भी नहीं सुन रहे हैं आप मेरी बात, अब भी क्या सुन रहे हैं? नहीं, मैं फिर फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगा। केवल जी प्लीज 10-10 सेकंड का समय है, 10-10 सेकंड का समय है, फाइनल कमेंट जल्दी से बोलिए केवल जी, जल्दी से 10 सेकंड। मेरे ऊपर आपने डिबेट करी और मेरी आवाज बंद करने का ठेका ले लिया इस चैनल में। ऐसे करते हैं आप? किसी व्यक्ति को सामने बैठाकर आप 2 बार मेरी डिबेट के अंदर हंसे हैं। नहीं, आप बीच में इंटरप्शन करके 2 बार किसी व्यक्ति को सामने बैठाकर हंसे हैं, मैं और आप गंभीरता दिखा रहे हैं मुझे आखिरी के मिनट में। अब जो आप अपने मोबाइल के सामने किसी व्यक्ति को बैठाकर बीच में चिल्लाकर हंस रहे हैं 2 बार इस डिबेट के अंदर, और आप मुझे गंभीरता दिखाएंगे। सुनिए, अगर आपके सुनने वाले जो दर्शक है आपके चैनल के, मैं उनसे अपील करूंगा कि जो चिल्लाने वाले लोग आते हैं इस चैनल के ऊपर, उन लोगों से आप भी समझिए कि वो अपील भी चिल्ला के कर रहे हैं सर, आप अपील भी चिल्ला के कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पर आने के लिए। वंदना जी, विजेंद्र जी, केवल ढिंगरा जी, राजकुमार सिंह जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपने महत्वपूर्ण समय देने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।